मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 12th क्लास के लिए हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 संविधान का निर्माण। ये वे चैप्टर है, ये हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है और इससे भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आने की संभावना है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण। ठीक, संविधान का निर्माण। अब हमें जानना है पहले कि संविधान क्या है, संविधान का निर्माण कब हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, संविधान कब लागू हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, उसमें कौन कौन से आदर्शों पर बल दिया गया, फिर संविधान सभा में भाषा को लेकर के क्या विवाद उत्पन्न हुआ और लास्ट में उस विवाद को कैसे सुलझाया गया, अल्पसंख्यक क्या है। ये तमाम क्वेश्चन है। कोशिश करूँगा कि कुछ मुख्य क्वेश्चन जो मैं समझा दूँ और कुछ लिख सकूँ, क्योंकि कल जो एग्ज़ाम है उसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाए ताकि वो क्वेश्चन सीधा वहीं से आप कर सको। तो पहले जानना है कि भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ। तो बताना है कि संविधान की मांग तो बहुत पहले से चली आ रही थी, संविधान की मांग तो बहुत पहले से की जा रही थी, लेकिन भारतीयों को संविधान बनाने की अनुमति कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में प्राप्त हुई। दोबारा सुनना है कि भारतीयों ने संविधान की मांग तो बहुत पहले से कर रहे थे। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में ही स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग की। फिर महात्मा गांधी ने भी मांग की, M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने मांग की, कांग्रेस पार्टी ने मांग की, लेकिन किसी भी मांग को अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया। अंततः 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीयों को संविधान बनाने की अनुमति मिल गई और इसके लिए पहले संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा का जब गठन किया गया तब इसमें 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389। उसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946, ठीक, 9 दिसंबर 1946 को। फिर दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर को, फिर 13 दिसंबर को। इस तरह से कुल 11 बैठकें हुई और अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। तो प्रश्न आ सकता है कि भारत का संविधान कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949। और उसी दिन कुछ चीज़ों को लागू भी किया गया, लेकिन पूर्ण रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। तो प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो आंसर लिखेंगे, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। फिर क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा पर अंतिम रूप से कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ? तो संविधान पर कितने लोगों का हस्ताक्षर है? तो 284। 284। भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? तो 299। और कुल मेंबर कितने थे पहले? तो 389। ये ध्यान रखना है कि संविधान सभा जब बनी थी तो उस समय सदस्य थे 389। जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तब संविधान सभा में सदस्यों की संख्या हो गई 299। और जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तब उस पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया? तो 284। ये 3 क्वेश्चन अलग अलग आपको जानना है। ठीक, तो यहाँ पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, इनमें किन आदर्शों पर बल दिया गया। जो मैंने बताया वो आपको नोट करना है। अब मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ इस चैप्टर का कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, इनमें किन आदर्शों पर बल दिया गया। तो क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक, क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है और इनमें किन आदर्शों पर बल दिया गया। तो बताना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर
1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक, क्या किया? एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो प्रश्न आ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। तो पहला पॉइंट हो गया कि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दूसरा पॉइंट बताना है कि संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया। ठीक, पारित किया। तो 2 क्वेश्चन यही बन गया। 3 क्वेश्चन कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा ने कब उसे पारित किया? तो 22 जनवरी 1947 को। अब आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर बल दिया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर बल दिया गया? तो हेडिंग है उद्देश्य प्रस्ताव के आदर्श। अब आदर्श में याद रखना है संप्रभुता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, लोकतंत्र, समाजवाद, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि बातों पर बल दिया गया। दोबारा सुनना है कि उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित आदर्शों पर बल दिया गया: संप्रभुता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, लोकतंत्र, समाजवाद, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि। अब इनमें से कुछ की व्याख्या कर देना आपको, क्योंकि क्वेश्चन जिस हिसाब से जितने नंबर का आएगा उसके हिसाब से हमें आंसर लिखना है। तो पहले तो बता देना कि उद्देश्य प्रस्ताव कब किसने कहाँ प्रस्तुत कर दिया। इसके आदर्श में सारे पॉइंट आपको पहले नोट डाउन करना है, उसके बाद 2-3 की व्याख्या करनी है। अब बताना है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। इसमें कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव में कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। मतलब कि भारत एक ऐसा देश होगा जो पूरी तरह से स्वतंत्र होगा और किसी का भारत पर अधिकार नहीं होगा। और गणराज्य का मतलब है कि ऐसा देश जिसका सर्वोच्च पद चयनित होता हो। अर्थात भारत का सर्वोच्च पद क्या है? तो राष्ट्रपति का पद है। और राष्ट्रपति का पद क्या होता है? चयनित होता है, अर्थात चुनाव के द्वारा ही उनका चयन किया जाता है। और राष्ट्रपति का चुनाव कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसकी उम्र 35 साल से प्लस हो चुकी है वो चुनाव लड़ सकता है। तो दोबारा सुनना है, बताना है कि उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित आदर्शों पर बल दिया गया। सारे नाम लिखने हैं, उसमें 1-2 की व्याख्या करनी है। तो पहला पॉइंट व्याख्या कर रहा हूँ कि उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व गणतंत्र राज्य होगा। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणतंत्र गणराज्य होगा, अर्थात भारत पर किसी का नियंत्रण नहीं होगा, भारत पूरी तरह स्वतंत्र होगा। दूसरा है कि भारत में स्वतंत्रता और समानता पर बल दिया गया। मतलब बताना है कि उद्देश्य प्रस्ताव में स्वतंत्रता समानता पर बल दिया गया, जिसमें कहा गया कि देश में रहने वाले सभी व्यक्ति को एक समान अधिकार प्राप्त होंगे और न केवल उनको अधिकार प्राप्त होगा बल्कि उनके अधिकारों की सुरक्षा भी की जाएगी। तो बताना है कि उद्देश्य प्रस्ताव में स्वतंत्रता समानता जैसे अधिकारों की बात की गई थी। फिर लिखा है न्याय और बंधुत्व। तो उद्देश्य प्रस्ताव में
न्याय और बंधुत्व पर बल दिया गया और कहा गया कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहेंगे। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। तो क्या कहा गया कि सभी लोग मिलजुल कर के आपस में भाईचारे के साथ रहेंगे। लोकतंत्र समाजवाद, लोकतंत्र बताना है कि उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया कि भारत एक लोकतंत्र देश होगा, अर्थात जहां का शासन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 3-4 पॉइंट आपको लिख देना है। इसी में एक पॉइंट और जोड़ लेना है, धर्मनिरपेक्षता, कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, अर्थात भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि भारत में सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक, क्वेश्चन है भारतीय संविधान की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है भारतीय संविधान की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो क्वेश्चन है भारतीय संविधान, ठीक, भारतीय संविधान की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको लिख देना है कि भारतीय संविधान की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और ये क्वेश्चन 4 नंबर का भी आ सकता है, 8 नंबर का भी आ सकता है, तो इसलिए मैं इसके कई पॉइंट बता रहा हूँ, आपको लगभग इन सारे पॉइंटों को याद करना है। ठीक है, तो पहले जब आएगा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या घुमा के पूछ सकता है कि भारत का संविधान दुनिया का एक असाधारण या अनोखा संविधान है, व्याख्या कीजिए। तो पहले तो बता देना है कि भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हुआ था, जबकि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसकी अनेक विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। पहले दो लाइन लिखना है कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसकी अनेक विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। अब विशेषता है, पहली विशेषता है लिखित संविधान। ठीक, पहली विशेषता क्या है? लिखित संविधान। ठीक, अभी मैं इसकी व्याख्या कर दूंगा, इसलिए मैं सारे पॉइंट बता दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या है? विस्तृत या विशाल संविधान। विशाल या विस्तृत मतलब एक बड़ा संविधान, विस्तृत संविधान। ठीक है, फिर बताना है कठोर और लचीला। कठोर और लचीला। ठीक, कठोर और लचीला संविधान। ठीक है, फिर बताना है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा। फिर बताना है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक, फिर बताना है इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता। ठीक, फिर बताना है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार। ठीक, फिर बताना है एक मतलब इकहरा संविधान हो गया, एक ही प्रशासन या इकहरा प्रशासन। ये मतलब लिखना है स्वतंत्र न्यायपालिका। कितने पॉइंट हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर है अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख। अधिकार एवं कर्तव्यों का वर्णन। ठीक है, इसके बाद नीति निर्देशक तत्व है, कई सारे हैं, मतलब इतने पॉइंट आपको व्याख्या करना है।
अब जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके हिसाब से इनकी व्याख्या करना है। अब मैं व्याख्या करते जा रहा हूँ, आपको केवल सुनना है, इसको नोट डाउन करना है और सुन करके भी याद हो सकता है, तो आपकी मर्जी है, क्योंकि केवल सुन भी सकते हैं। तो भारतीय संविधान दुनिया का एक अनोखा संविधान है या असाधारण संविधान है जिसकी अनेक विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित है। पहला, लिखित संविधान। तो याद रखना कि दुनिया में दो तरह के संविधान होते हैं, एक लिखित और अलिखित। लिखित का तात्पर्य है कि वह संविधान जिसमें अधिकांशतः सभी बातों को लिखा जाता है, और अलिखित का मतलब है कि संविधान तो वो भी लिखित है लेकिन उसमें केवल मुख्य बातों को लिखा जाता है, ज़्यादातर बातों को नहीं लिखा जाता। तो दुनिया का एकमात्र देश इंग्लैंड जिसका संविधान अलिखित है। तो कभी प्रश्न आ जाए कि किस देश का संविधान अलिखित है, तो इंग्लैंड का। अब पहले हेडिंग है लिखित संविधान। बताना है कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, अर्थात अधिकांशतः सभी बातों का उल्लेख किया गया है, पहला पॉइंट। दूसरा हो गया विस्तृत संविधान। तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे विशाल संविधान है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे विशाल संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, प्रश्न आ सकता है, ठीक, और 22 भाग हैं, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक। तो बताना है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे विशाल संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। फिर ये हो गया। फिर बताना है कठोर और लचीला संविधान। इसमें बताना है कि भारत का संविधान न तो पूर्ण रूप से कठोर है और न तो पूर्ण रूप से लचीला है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। अर्थात बताना है कि भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण है, अर्थात कुछ मामले ऐसे हैं जो आसानी से परिवर्तन हो जाते हैं, जबकि कुछ मामले ऐसे हैं जो परिवर्तन नहीं हो पाते, ठीक। बात सुनना है कि भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण है। कुछ मामले ऐसे हैं जो बहुत आसानी से परिवर्तन हो जाते हैं, जबकि कुछ मामले ऐसे हैं जो आसानी से परिवर्तित नहीं हो पाते। फिर बताना इकहरी नागरिकता, कि भारतीय संविधान में एक ही प्रकार की नागरिकता का उल्लेख है। भारतीय संविधान में एक ही प्रकार की नागरिकता का उल्लेख है और वह नागरिकता केवल देश की है। स्वतंत्र न्यायपालिका, भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है जिसका मुख्य कार्य लोगों को स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय प्रदान करना। बात सुनना है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है जिसका मुख्य कार्य लोगों को स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय प्रदान करना। शक्तियों का बंटवारा, भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के मध्य की गई है। भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के मध्य की गई है और इन शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के माध्यम से की गई है। कितनी सूचियों के माध्यम से? 3 सूची। कौन कौन है? तो याद रखना है संघ सूची, संघ सूची, फिर है राज्य सूची, ठीक, और फिर है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अब इसमें जानना है कि संघ सूची क्या है। तो ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ या केंद्र सरकार को होता है उसे संघ सूची कहते हैं। ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ सरकार या केंद्र सरकार को होता है उसे संघ सूची कहते हैं। इसमें कुल कितने विषय हैं? तो 97। और कहा जाता है अब बढ़कर के कितने हो गए हैं? 100, लेकिन आपको याद क्या रखना है? 97। राज्य सूची क्या है? कि ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को होता है उसे राज्य सूची कहते हैं। इसमें पहले तो विषय थे 66। कितने विषय थे? 66। अब घटकर कितने हो गए हैं? 61। तो पहले विषय कितने थे? 66, अब कितने हो गए? 61। समवर्ती सूची क्या है? कि ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है, लेकिन अगर विवाद की स्थिति हो जाए तो केंद्र की बात मानी जाती है। इसमें पहले कुल विषय थे 47, अब कितने विषय हैं? 52।
यहीं पर याद रखना, शिक्षा किस विषय का किस सूची का विषय है, तो समवर्ती। विवाह, तलाक, वन्य जीव अभयारण्य, ये सब किस विषय का सूची, मतलब किस सूची का विषय है, तो समवर्ती। तो बता देना है कि भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के मध्य 3 सूचियों के माध्यम से की गई है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होता है और पहले मत देने की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी। पहले मताधिकार की उम्र कितनी थी, 21 वर्ष। अब कितनी हो गई है, 18 वर्ष। दोबारा सुनना है, प्रश्न आ सकता है कि भारत में मत देने का अधिकार पहले 21 वर्ष था, अब 18 वर्ष हो गए, कब किया गया, तो याद रखना 61वां संशोधन, 61वां संशोधन कब, 1989 में। तो 61वें संशोधन द्वारा 1989 में मताधिकार की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। तो बताना है कि भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख है, जिसमें कहा गया कि वे सभी लोग जो 18 साल के हो चुके हैं, जिनका मतदाता सूची में नाम है, उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त है। ठीक, तो इस तरह से। अच्छा, एक लास्ट हेडिंग है, अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और कर्तव्य दोनों का उल्लेख है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और कर्तव्य दोनों का उल्लेख है। मौलिक अधिकारों की संख्या पहले 7 थी, अब घटा करके 6 कर दिया गया है। तो प्रश्न आ सकता है कि कौन से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कर्तव्य, तो कर्तव्यों की संख्या कितनी है भारतीय संविधान में, तो कुल 11 हैं। तो इस तरह से भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हमने आपको बता दिया। तो 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दिया। एक तो क्वेश्चन बता दिया उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, उसके कौन कौन से आदर्श थे। फिर एक है भारतीय संविधान क्या है, उसकी विशेषता। अब चूँकि इस समय का अभाव है, कल पेपर है बच्चों का, तो इसलिए कुछ मैं बातें केवल बोल दे रहा हूँ, वो आपको बस सुन लेना है, क्योंकि पेपर में आया तो आपको लिख लेना है। क्वेश्चन क्या है कि भाषा के प्रश्न पर कि भारतीय संविधान की भाषा क्या हो, इसको लेकर के विवाद हुआ, इसको कैसे सुलझाया गया। तो याद रखना है, मैं बता दे रहा हूँ केवल मुख्य मुख्य बातें। हेडिंग क्या है, भाषा। ठीक, तो जब भारतीय संविधान बन रहा था तो इस बात पर विवाद हो गया कि संविधान देश की राष्ट्रभाषा क्या होगी। इस पर इतना विवाद हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि हिंदी देश की राष्ट्रीय भाषा होगी, तो कुछ लोगों ने कहा मराठी राष्ट्रभाषा होगी, कुछ लोगों ने बंगाली, कुछ लोगों ने मतलब अलग अलग भाषाओं को लोग राष्ट्रभाषा बनाने की बात करने लगे। और महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाने पर बल दिया। तो प्रश्न आ सकता है कि महात्मा गांधी किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने पर बल दे रहे थे, तो हिंदुस्तानी। तो याद रखना कि महात्मा गांधी के अनुसार हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, क्योंकि ये उर्दू और हिंदी के मेल से बनी है। तो याद रखना कि हिंदुस्तानी भाषा किस किस के मेल से बनी थी, तो हिंदी और उर्दू। और गांधी का मानना था कि यदि हम हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे तो हिंदू और मुस्लिमों आपस में एकता बढ़ेगी, उत्तर दक्षिण की संस्कृतियों को जानने का मौका मिलेगा, इसलिए हमें हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहिए। लेकिन गांधी जी की बात को नहीं माना गया। विवाद इतना बढ़ गया कि इस विवाद को सुलझाने के लिए एक भाषा आयोग का गठन किया गया। इस विवाद को सुलझाने के लिए भाषा आयोग का गठन किया गया। और भाषा आयोग ने जो अपनी सिफारिश दी तो उसमें बताया कि 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी कार्यकारी भाषा होगी और हिंदी राजकीय भाषा होगी, और उसके साथ साथ सभी राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषा में कार्य कर सकेंगे, और इन 15 वर्षों के दौरान जो कमियां हैं उसको दूर की जाएगी। तो इस तरह से जो विवाद था उसको सुलझाने का प्रयास किया गया। फिर और क्वेश्चन आता है कि अल्पसंख्यक क्या है, अल्पसंख्यक के विषय में लोगों ने अपने क्या विचार दिए। तो जयपाल सिंह, एन.जी. रंगा, ठीक, इन लोगों ने अपने विचार किया। तो एन.जी. रंगा का कहना था कि अल्पसंख्यक वे हैं जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, जिन पर अत्याचार बहुत किया गया, इनको आरक्षण देना चाहिए, लेकिन
इनका जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर देना चाहिए। तो एन जी रंगा ने बताया कि समाज के दबे कुचले लोग जिनकी स्थिति सही नहीं है उन्हें आरक्षण देना चाहिए। जयपाल सिंह ने भी यही बात कही और क्या नाम है दक्षिणायली वेदायुधान ने भी इसी बात को बताया। तो आपको याद रखना है कि अल्पसंख्यक के बारे में भी कुछ लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। इसमें प्रश्न तो ऐसे बहुत सारे, लेकिन टाइम कम है इसलिए मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। ये आप पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बांटें ताकि मैं मेहनत करके और वीडियो बनाऊँ, क्योंकि अभी तो बोर्ड का एग्ज़ाम आना बाकी है। थैंक यू।